आज हम बात करेंगे बुध ग्रह यदि 8वें भाव में होगा तो किस तरह से बिहेव करेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुंडली का 8वां भाव सर बुध थर्ड हाउस का था सर। बुध सेकंड हाउस तक हो गया था सर, थर्ड हाउस के लिए था। 8वें में होना है। 6 तक हुआ है शायद 6 तक हुआ था। 6 तक हुआ था सर। 6 तक हुआ था, 7वां नहीं हुआ नहीं था। सर, सही सही कह रहे हैं, 6 खत्म हो गया था, सॉरी सर। चलिए बुध 7वें में करते हैं, कोई बात। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सप्तम भाव बुध और शुक्र दो भाव, दो ग्रह जो हैं बुध और शुक्र, ये सप्तम भाव के मालिक हैं। एक प्रकार से बुध जब भी सप्तम भाव में जाता है तो ये इसका खुद का घर भी हुआ और शुक्र यहाँ पर इसके परम मित्र हैं। तो सप्तम भाव में बुध अच्छा माना गया है और लाल किताब इसे पारस मणि कह करके पुकारती है। पारस का पत्थर, पारस उस चीज का नाम है जो लोहे को भी सोना बनाने में सक्षम होती है। अब लाल किताब में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लॉजिक को समझें। अगर हम लॉजिक को नहीं समझेंगे तो इन्हीं मुहावरों में खो करके रह जाएंगे। पारस का पत्थर का तात्पर्य यही है कि बुध ग्रह अगर सप्तम में बैठा है और यदि शक्तिशाली है। अब प्रश्न उठता है, मैं बार बार कहता हूं कि जब भी ये बात आए कि ग्रह शक्तिशाली है या नहीं, इसको देखना है तो कुंडली में आपने देखना है कि बुध ग्रह एक तो अकेला ना बैठे, यानी कि कोई ग्रह जरूर साथ में होना चाहिए इसके। दूसरा, इसके जो साथी ग्रह हैं जैसे कि शनि है, शुक्र है, इसके साथी ग्रह ये कुंडली के अंदर शक्तिशाली होने चाहिए। अगर ये दो ग्रह कुंडली में शक्तिशाली हैं तो वो बुध को मदद पहुंचाने का काम करेंगे। अब दो केस बनते हैं लाल किताब में हमेशा। एक तो ये केस बनता है कि बुध को मदद पहुंच रही है, बुध शक्तिशाली है, तो ऐसा व्यक्ति किसी के साथ भी जुड़ करके काम करेगा, उस सामने वाली पार्टी को बड़ा फायदा होगा, सामने वाले व्यक्ति को बहुत फायदा होगा। किसी के साथ भी मिलकर के काम करेगा, फायदा होगा। अब विवाह भी एक पार्टनरशिप है, विवाह भी एक प्रकार की पार्टनरशिप है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जिससे भी विवाह करेगा उसकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आ जाएगी, वो व्यक्ति राइज करने लगेगा। अगर किसी पुरुष की कुंडली में जैसे सूर्य और बुध अच्छे हों, सूर्य बुध सप्तम में बैठे हों और शुक्र और शनि दो ग्रह भी अच्छे बैठे, तो ये समझ लेना कि विवाह के बाद उसकी पत्नी कैसे भी घर से क्यों ना आई हो, उसे हर लग्जरी का सुख मिलेगा। अब ये सिंपल सी बात हो गई है कि अगर आपकी वाइफ की कुंडली में ऐसा योग है तो इसका मतलब पति राइज करेगा। राइज का मतलब ये होता है जो सुख उसमें बचपन में नहीं देखा होगा वो सुख शादी के बाद उसे जरूर मिलेगा। अर्थात मेटेरियलिस्टिक सुख, लग्जरी का सुख
उसके जीवन में बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाएंगे। ये जो भाव है सप्तम भाव, ये सूर्य के छिपने का भाव है, सूर्य के अस्त होने का भाव है। इसीलिए सप्तम भाव में सूर्य नीच का माना जाता है। अर्थात जिनका भी सूर्य बुध सप्तम भाव में हो, उन्हें रात के समय कोई काम आरंभ करना चाहिए। अगर वो वैसे तो इंटेलिजेंट व्यक्ति होते हैं, अगर कोई काम राइटिंग का करना है तो रात को लिखें, पढ़ाई का काम करना है तो रात को शुरुआत करें, या सूरज के छिपने के बाद ही अपने कामों में अंजाम दें, तो उनको बेटर रिजल्ट आएंगे एज कंपेयर टू डे टाइम। ये सप्तम भाव में परिणाम है। अगर यहाँ पर बुध को ताकत नहीं मिलती है, बुध को शक्ति नहीं मिलती है, तो ये पति पत्नी के रिश्ते में बहुत बड़ी समस्या भी पैदा कर सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बुध एक इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। पति पत्नी के संबंधों में एक प्रकार की इंपॉर्टेंसी भी क्रिएट कर सकता है। तो ये योग किसी भी रूप में बने, पर बुध यहाँ पर कमजोर नहीं होना चाहिए। बुध जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही ज्यादा व्यक्ति डे टू डे इनकम जनरेट करने वाला होगा, उतना ही व्यक्ति मेटेरियलिस्टिक चीजों को अचीव करने वाला बनेगा, और उतना ही वो व्यक्ति कोऑर्डिनेटर बहुत अच्छा होगा। कोऑर्डिनेटर का मतलब होता है सभी के साथ मिलकर के चलने वाला। ऐसा व्यक्ति किसी से कुछ नहीं बिगाड़ करके चलता, हर एक को मित्र बना करके चलता है। वाक चतुर होता है। वाक चतुर का मतलब होता है जबान अच्छी होती है, बढ़िया होता है, समझदार होता है, किस आदमी से क्या फायदा लेना है, ही नोज वेरी वेल। और सारा का सारा खेल आपके बुद्ध की ताकत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बुद्ध अकेला बैठा हो तो आपको बुद्ध का भेद जैसे निकालना बताया है, आप बुद्ध का भेद निकालिए और ये पता लगाइए कि बुद्ध किस ग्रह के रूप को अख्तियार करके बैठा हुआ है, यानी कि किस ग्रह का रूप का आवरण ओढ़ करके बैठा हुआ है, और उसी हिसाब से डिसीजंस लेने का बात को बनता है। तो ये सप्तम भाव बहुत ही सेंसिटिव भाव है। वैसे तो सप्तम भाव में कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए, अगर आ गया है तो अच्छा होना चाहिए। और ये भी सूत्र याद रखना, अच्छा भी हो जाए तो भी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम पैदा करेगा ही करेगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा, विवाह में प्रॉब्लम का मतलब केवल सेपरेशन नहीं होता। विवाह में अगर पति पत्नी की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज्यादा है, एक दूसरे को कमजोर या नीचा दिखाने की प्रवृत्तियां हैं, एक दूसरे को प्रॉब्लम में डालने की प्रवृत्तियां हैं, तो आपको ये समझना है कि ये चीज आपके लिए प्रॉब्लम रह सकती है। तो ये जो प्रवृत्तियां होती हैं, बिना मतलब विवाद करने की, बिना मतलब बहस करने की, ये सभी चीजें हमारे वैवाहिक संबंधों में इन्वॉल्व होती हैं, और आपकी कुंडली इसको अक्षर अक्षर समझाती है, इसको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर करती है। इस तरह से आपको जो है बुध ग्रह के बारे में विचार करना चाहिए। लाल किताब ज्योतिष जहां पर टेक्निक का खेल है, समझदारी का भी बहुत ज्यादा खेल है। अगर आप एक एक सूत्र को बड़े प्यार से समझेंगे तो प्रेडिक्शन करना बहुत आसान हो जाता है। पर कई बार लोग इसको एक चमत्कारी बुक की तरह देखने लग जाते हैं, और ये समझने लग जाते हैं कि अगर लाल किताब का कोई भी उपाय कर लिया तो वो पता नहीं अमूलचूल परिवर्तन कर देगा।
लाल किताब आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, और खास करके जब जब हम इसके रहस्य को ढंग से समझ जाएं, क्योंकि लाल किताब ये बताती है कि जीवन कैसे जीना है, हमें अच्छे समय को किस तरह से और अच्छा बनाना है, और बुरे समय को किस तरह से भगवान का नाम लेते हुए इसको पार करके चले जाना है, कम से कम नुकसान से हमने गुजरना है। लाल किताब कभी भी नहीं कहती कि आप पाप कर्म करे चले जाओ, उल्टे सीधे कर्म करे चले जाओ और लाल किताब के उपाय कर लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये लाल किताब क्या, कोई सी भी किताब दुनिया की नहीं कहती। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। लाल किताब सीखने वाले विद्यार्थियों से मैं एक ही गुजारिश बार बार करूंगा, इसके दर्शन के अंदर जाइए, इसकी फिलॉसफी में जाइए। अगर इसके दर्शन को समझेंगे, इसकी फिलॉसफी को समझेंगे, तो जीवन को ज्यादा अच्छे तरीके से हम समझ पाएंगे। बुद्ध यानी कि बुद्धि। कहाँ गई बुद्धि? हमारी बुद्धि गई विवाह स्थान में। विवाह स्थान यानी कि माया का घर। माया का घर यानी ये संसार जो हम चक्की चला रहे हैं, गृहस्थ रूपी, उसको चलाने की कला। अब हमें समझ में आ गया कि बुद्धि ऐसे व्यक्ति की बड़ी अच्छी होती है कि अपनी घर गृहस्थी को कैसे चलाना है। अब ऐसे में अगर केवल शुभ बुद्ध बैठा हो किसी अच्छे ग्रह के साथ, लाख पति पत्नी का झगड़ा हो, वो व्यक्ति अपनी घर गृहस्थी को बचाने के लिए भरसक प्रयास करता है और काफी हद तक कामयाब हो जाता है। ये बुद्ध का अच्छा गुण है, ये मैंने आपको समझाया। तो जब भी कोई ग्रह देखना हो, आप उसका मेन पार्ट समझना। बुद्ध दिमाग में आए तो चाहे उसको ये समझो कि बुद्धि, या समझ लो व्यापार की कला, या समझ लो बोलने की कला। अगर वो सप्तम भाव में आ गया तो समझ लो कि भाई आपके व्यापार करने की कला 7th हाउस में आ गई। कोऑर्डिनेशंस, बहुत अच्छे लोगों के साथ मिलकर के वो काम कर सकता है। एज ए टीम प्लेयर बहुत अच्छा काम कर सकता है, कोऑर्डिनेटर बहुत अच्छा काम कर सकता है। और ये लोग वो होते हैं जो कमीशन से रिलेटेड बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक टीम वर्क है, कमीशन का काम। इसी प्रकार से जब ये बुध ग्रह 8वें भाव में जाएगा तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमारा बुद्धि अष्टम भाव में चला गया, और वहां पर वेलकम करने के लिए 2 ग्रह बैठे हैं, एक मंगल बैठा है और एक शनि बैठा है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर मंगल तो शत्रु है, शनि मित्र है, पर 8वें भाव में जो भी ग्रह जाता है वो अपनी ताकत को लूज करता है। अब इस सूत्र को भी हमें याद रखना है कि जो भी ग्रह 8वें भाव में जाएगा वो अपनी ताकत को लूज करता है, अपनी पावर को लूज करता है। इसलिए अष्टम भाव में जब बुध आएगा, एक तो पावर उसका लूज हुआ, ऊपर से मंगल जैसा ग्रह जब वेलकम करेगा तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। 8वें भाव का बुध बहुत तरह तरह की प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम से लेकर के इनकम टैक्स का प्रॉब्लम, जीएसटी का प्रॉब्लम, फाइनेंस की कोई भी हेरा फेरी करी हो, कभी भी वर्ष फल में बुध अगर 8वें में आए तो उनको इनकम टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड या अन्य किसी कागजी कार्रवाई के अंदर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अतः 8वें भाव के बुध का इलाज करना बहुत जरूरी है।
अगर किसी की कुंडली में वर्ष फल में 8वें भाव में बुध आ रहा हो तो उन्हें 45 दिन पहले ही एक उपाय विशेष रूप से कर लेना चाहिए कि मिट्टी का बर्तन लेकर के उसमें शहद भर लें या खांड भर लें, दो में से कोई एक। शहद भी भर सकते हैं, खांड भी भर सकते हैं, और उसको ढक्कन से ढक करके किसी वीरान स्थान में दबा देना चाहिए ताकि वो असर काफी हद तक कम हो सके। नहीं तो अष्टम का बुध आपने जीवन में जो जो फाइनेंशियल गलतियां की हैं या जानबूझ करके फाइनेंशियल फ्रॉड किए हैं वो लोगों के सामने प्रकट हो जाते हैं। इसलिए अष्टम के बुध को वर्ष फल में खास करके अच्छा नहीं माना जाता। दूसरा, अष्टम का बुध इंसान को बहुत चालाक तेज तर्रार व्यक्ति नहीं बनाता, पर यदि कुंडली में शुक्र और शनि दो ग्रह ताकतवर हों या राहु और बृहस्पति ताकतवर हों तो आप ये समझिए कि ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा डायरेक्टर हो सकता है। कोई मूवी का डायरेक्टर होता है, फिल्म का डायरेक्टर हो सकता है, या प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है, किसी के निर्माण कार्य में बहुत अच्छा कार्य कर सकता है, पर बशर्ते ये शर्त पूरा होना जरूरी है। अगर उसे ग्रहों अन्य ग्रहों के साथ नहीं मिल रहा है तो फिर ये बुध खराब असर देता है। कई बार ये व्यापार में बहुत बड़ी बड़ी हानियां भी दे सकता है। तो बुध अष्टम में हो तो व्यापार संभल करके करना चाहिए। किसी को पैसा उधार देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही पेमेंट किसी को देनी चाहिए, अन्यथा पेमेंट के डूब जाने या फंस जाने का खतरा बराबर बना रहता है। तो यहाँ पे दो मुद्दे निकल के आए। क्या मुद्दा निकल के आया कि भाई एक तो आप खुद ही फंस सकते हो, कोई भी फाइनेंशियल गलती कर रखी होगी तो वो सामने उभर के आ सकती है, या आप किसी को बिना सोचे समझे या लालचवश पैसा दे दिया तो पैसा डूबने का खतरा या ना लौट पाने का खतरा या बहुत देरी से पैसा वापस आने का खतरा हमेशा कायम रहेगा। तो ये दो चीजें मेन है। पॉजिटिव पक्ष क्या है कि बुध को ताकत मिले, यानी कि शनि यानी कि शुक्र दो ग्रह शक्तिशाली हो कुंडली में, तो बहुत अच्छा वो मैनेजर की तरह, किसी टीम प्लेयर की तरह वो किसी प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा रोल कर सकता है, वो निभा सकता है। अगर ऐसा व्यक्ति फिल्म का डायरेक्टर हो तो बहुत अच्छी फिल्म बना सकता है, किसी प्रोजेक्ट का मैनेजर हो तो बहुत अच्छा उसको मैनेज कर सकता है। ये गुण उसमें विशेष रूप से होते हैं, और शर्त वही है कि एक तो अकेला ना बैठा हो, किसी ग्रह का साथ मिले उसे, ये बहुत जरूरी है। अब चलते हैं कुंडली के नवम भाव पर। यदि बुध ग्रह नवम भाव में बैठे, अब बड़े ध्यान से समझना है, ये गुरु का भाव है और बुध ग्रह जब भी नवम भाव में बैठेगा तो बृहस्पति को टेंट मारता है। यानी कि आपकी कुंडली में बृहस्पति किसी भी स्थान पर क्यों ना बैठा हो, वो पीड़ित माना जाएगा, कमजोर हो जाएगा, उसको कमजोरी लग जाएगी, यानी कि उसकी पावर थोड़ा वीक हो जाएगी। अतः ऐसे में आपको बृहस्पति को बल देना बहुत जरूरी है। नवम भाव में बैठा हुआ बुध व्यापार के लिए अच्छा नहीं होता, मानसिक चिंताएं देता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देता है, काम धंधे में व्यापार में अप एंड डाउन भी पैदा करता है। पर सूर्य और बुध अगर एक साथ बैठे हैं तो व्यक्ति को इंटेलिजेंट तो बहुत बना देता है, पर बृहस्पति को कमजोर भी कर देता है। यानी व्यक्ति
बहुत समझदार होता है, तेज होता है, होशियार होता है, वहां पर वो लगता है लोगों को कि यार ये आदमी तो बहुत ही समझदार है, फिर भी किस्मत का भरोसा नहीं, फिर भी किस्मत का भरोसा नहीं। ऐसे में कन्या पूजन करना, यानी छोटी कन्याओं को भोजन खिलाना, किन्नरों को दान करना, खास करके बुद्ध की चीजों को दान करना। हाँ संजीव। गुरुजी, या क्या ये 34-35 साल की उम्र में ज्यादा असर देगा? बुद्ध हमेशा ही 34 साल की उम्र के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। मैंने जब 35 साल चक्कर लिखवाया था तो भी उसके अंदर ये चीज आई थी। अभी भी इसमें वैसे भी बुद्ध जो है 34 वर्ष की आयु में अपना इम्पैक्ट विशेष रूप से दिखाता है, अच्छा या बुरा, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ द मरकरी। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला उपाय तो ये है कि छोटी कन्याओं का पूजन, छोटी कन्याओं को भोजन समय समय पर करवाते रहना चाहिए। दूसरा, किन्नरों को बुद्ध की चीजों का दान भी करते रहना चाहिए। बृहस्पति को हमेशा, शायद नेट झपका ले गया कोई। आवाज आ रही है मेरी आप तक? जी सर, आ रही है, अब आ रही है। अभी आ रही है, बीच में चली गई थी। हाँ, बीच में गड़बड़ हो गई, बीच में गड़बड़ हो गया। सर किन्नरों का क्या बताया? किन्नरों को दान देना है? किन्नरों को बुद्ध ग्रह की चीजों का दान करना, जैसे कि हरे कपड़े, हरी चूड़ियां, हरा फल दान करना है। उनसे आप कोई सिक्का, क्वाइन आप वापस भी ले सकते हैं। अगर वो वापस दे दें तो बहुत अच्छी बात है। जो आप पैसा दें उनमें से एक पैसा वापस ले लें और उसे अपनी जेब में रखें। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। बुध ग्रह 10वें भाव में। सर इसमें नीम के पेड़ की भी कोई रेमेडी आप बता रहे थे एक बार सर? वो शुक्र के लिए होती है मनमोहन जी। जी अच्छा सर। अगर शुक्र 9वें भाव में हो तो जी, थैंक यू तो सर। चांदी के पेड़ में जो है तने में चांदी का चौकोर टुकड़ा, नीम का पेड़ में के तने में चांदी का चौकोर टुकड़ा जो है दबाया जाता है। जी, के लिए थैंक यू सर। बुध ग्रह 10वें भाव में। देखिए, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं बार बार, वो यही समझाना चाह रहा हूं, जब भी ग्रह किसी भाव में एंटर करता है तो आपको उसका इस बात से अंदाजा लगाना है कि भाव में किसकी जमीन है और किसका मकान है, यानी कौन मालिक है और कौन उस भाव का मालिक है। कौन भाव का मालिक है आपने ये देखना है। 10वें भाव में शनि मालिक है और शनि ही कारक की तरह काम करता है। अब यहाँ पर अगर बुध ग्रह जब आएगा तो शनि और बुध मित्र है, परंतु यहाँ पर एक शर्त कही गई है कि शनि ग्रह बुध को बहुत चालाक ग्रह मानता है। शनि ग्रह पहले से इतना होशियार है, वो जानता है कि बुध ग्रह बहुत ज्यादा चालाक है, क्योंकि यहाँ पर बुध ग्रह बिल्कुल जी हजूरी करने वाला है, यानी कि चापलूसी करने वाला कहा गया है। ऐसे व्यक्ति ये मान के चलते हैं कि मैं मीठा बोल करके, जी हजूरी करके अपना काम निकलवा लूंगा, और शनि पर उसकी पूरी सुनवाई नहीं करता। मतलब जरूरी नहीं कि शनि उसको पूरा का पूरा उसकी बात को मान ले। ये 10वें का बुध जो होता है कई मामलों में बहुत उत्तम भी माना जाता है। अब 10वें में बुध हो तो आपको ये चीज जरूर देखनी है कि कुंडली का राहु और कुंडली का बृहस्पति कैसा है।
अगर कुंडली में राहु भी अच्छा है और बुध बृहस्पति भी अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति फिर अपने कामों में सक्सेसफुल हो जाता है, अपने काम को निकलवाने में बहुत चतुर होता है, मीठा बोल करके, मक्खनबाजी करके बड़े आराम से अपने कार्य सिद्ध करवा लेता है। पर 10वें भाव में यदि बुध खराब असर दे जाए तो ये बने बनाए काम को बिगाड़ देता है। 11वें भाव में बुध का होना, जैसा कि आप जानते हैं 11वें भाव में बुध का वेलकम शनि के द्वारा और बृहस्पति के द्वारा किया जाता है। शनि तो यहाँ पर उसके लिए फायदेमंद हो जाता है, पर बृहस्पति के साथ उसका टकरार रहता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा कभी चालाक प्रवृत्तियां दिखाता है और कभी बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो जाता है। कभी तो कसम खा लेगा कि भाई आज के बाद से तो अपन ने जो है ईमानदारी की तरफ मुंह करके देखना ही नहीं है, और कभी बहुत ज्यादा धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हो जाता है। पर फिर भी 11वें भाव का बुध खराब नहीं माना जाएगा, 11वें भाव का बुध ठीक ही माना जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा रियल में धार्मिक हो जाए तो उसके काम काज पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो इसलिए उनको बड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ही मामला सलटाना चाहिए, एकदम से धार्मिकता में नहीं घुसना चाहिए या बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनको थोड़ा सा चालाकी से काम लेते रहना चाहिए, होशियारी से काम लेते रहना चाहिए, क्योंकि कलयुग का जमाना है। थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करेगा तो बढ़िया रहेगा। फिर भी ऐसा आदमी हमेशा यही सोचता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे कमा सकता हूं। ऐसे में कुंडली में शनि ग्रह अगर अच्छा हो गया तो ये समझ लो कि ऐसा व्यक्ति दूसरों की जेब से पैसा निकालने में काफी स्ट्रॉन्ग होता है, बड़े अच्छे से पैसे निकाल सकता है। बुध ग्रह 12वें भाव में, बुध ग्रह जब भी 12वें भाव में जाए, अब यहाँ पर भी हमेशा ध्यान रखना, अगर बुध अकेला जाकर के 12वें में घुस गया तो नीच राशि का हो जाएगा, और नीच राशि का हो तो व्यापार करने के लिए बिल्कुल मना कर देना। और अकेला बैठा है तो देखना है कि किसका रूप बना करके बैठा हुआ है और 12वें भाव के लिए वो कैसा है। 12वां भाव बृहस्पति का भाव है, राहु का भाव है, और अगर बृहस्पति यहाँ पर कमजोर हालात के अंदर, क्योंकि बृहस्पति कमजोर हो ही जाएगा जब बुध 12वें में जाएगा, तो उसको जोड़ा हुआ पैसा, उसका संग्रह किया हुआ धन खराब हो जाने का भय हमेशा बना रहता है। ऐसे में बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग बना करके रखना और राहु के उपाय करके रखना, राहु को कंट्रोल करके रखना। अगर राहु कंट्रोल में नहीं होगा तो फिर वो अनाप शनाप खर्चे करवाएगा, और आप लॉजिक से सोचिए, बुध यानी कि बुद्धि जब 12वें भाव में जाकर के नीच राशि में बुध चला जाएगा तो बुद्धि वैसे ही उसको का साथ नहीं देती, और राहु की शरारतें भी अगर होती रहेंगी जिंदगी में तो उसके जीवन में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। या तो वो धन कमा नहीं पाएगा, कमा लेगा तो धन का छिन जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। सर 11वें भाव में अगर शुक्र बुध साथ में हो तो? पर ये बाद में पूछना आप, है ना? ठीक है सर। तो 12वें भाव का बुध किसी भी रूप में अच्छा नहीं माना जाता, परंतु अगर इसके साथ कोई इसका साथी ग्रह हो और शुक्र भी अच्छा हो,
शनि भी अच्छा हो तो इसको मदद मिल सकती है, पर किसी भी हालत में हो बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग बना करके रखना बहुत जरूरी है। 12वें के बुध का ये मैसेज है कि बृहस्पति को मजबूत बना करके रखना बहुत जरूरी है। अगर बृहस्पति मजबूत नहीं रहेगा तो फिर बुध ग्रह अपनी परेशानियां बहुत ज्यादा पैदा करता रहेगा और राहु भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, और राहु के और बुध के एक्टिवेशन से उसका रुपया पैसा वगैरह सारी चीजें इधर उधर होते हुए देर नहीं लगेगी, चाहे वो जितनी मर्जी जो है मेहनत मशक्कत कर रहे हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को वर्षफल करवा दिया था? नहीं करा। नहीं करा। नहीं सर। नहीं सर। सर ये इसका उपाय बताया 12वें का, सर 12वें बुध का। सर 12वें का सिंपल है कि मैंने कहा बृहस्पति को मजबूत बना मजबूत के, करना है। हाँ, मजबूत बनाने के तरीके आपको बता रखे हैं पहले से ही। बृहस्पति अगर जितना ज्यादा कमजोर लग रहा है आपको तो पीला पुखराज पहनाइए, बृहस्पति जो है के मंत्र का जाप करवाइए, रोज मंदिर चौथे में में मतलब चौथे में है तो मतलब ठीक ही रहा। नहीं देखो साहब, अगर बुध 12वें में है तो चाहे बृहस्पति चौथे में ही क्यों ना हो, कमजोर उसको हो जाए। कमजोर मान के चलना है, उसको ठीक। मजबूत मान के नहीं चलना। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, लाल किताब की एक बहुत अच्छी ब्यूटी ये है कि अगर किसी चीज पर भी डाउट हो जाए तो उसके लक्षण को मैच कर लो। ठीक। लक्षण बृहस्पति के अच्छे होने के क्या होंगे? पहला तो लक्षण ये होगा कि व्यक्ति विद्वान होगा। अगर उसकी शिक्षा भी नहीं होगी, वो इस संसार में सुलझा हुआ व्यक्ति होगा, और उसको दो तरह का ज्ञान होगा, इस संसार का ज्ञान यानी कि गृहस्थ जीवन का ज्ञान और अध्यात्म का ज्ञान। दोनों ही ज्ञान बड़े अच्छे तरीके से उसकी जिंदगी में होंगे। तो ये दो, इसीलिए उसे बृहस्पति को दो जहान का मालिक बताया गया है कि इस जीवन में गृहस्थ जीवन और हमारा आध्यात्मिक जीवन दोनों का नॉलेज बड़ा अच्छा होगा, दोनों में बैलेंस बहुत अच्छा होगा और लोग उसे विद्वान व्यक्ति मानेंगे। इसलिए कई बार चौथे भाव में बृहस्पति हो तो व्यक्ति विद्वान व्यक्ति नहीं कहलाता, चौथे में होते हुए भी। इसका मतलब कहीं ना कहीं बुध ग्रह, शुक्र ग्रह या राहु ग्रह 1, 5, 9, 11, 12 में आया हुआ है, जिसके कारण उसका जो बृहस्पति की प्योरिटी का असर है वो पब्लिक तक नहीं पहुंच रहा। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। लक्षण पकड़ना सबसे बड़ी बात है, उसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है ना। नहीं, उसके मित्र ग्रह देख लिया करो कि मित्र ग्रह में कितनी ताकत है कितनी नहीं है। तो अगर जितना ज्यादा शक्तिशाली होगा उतना ही ज्यादा अच्छा असर देगा। अगर बृहस्पति 60% से लेके 70% तक भी शक्तिशाली है तो ये समझो वो बहुत कुछ दे जाता है, खास करके वेल्थ के मामले में बहुत अच्छा काम कर जाता है। बेशक उसको बहुत बढ़िया साधु संत महंत ना कहलाने दे या विद्वान व्यक्ति ना कहलाने दे या प्रोफेसर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर ना बेशक बनने दे, पर किसी बात की धन संबंधी कमी भी नहीं आने देता। समस्या जब आती है जब ये 50% से भी ज्यादा भी कमजोर पड़ जाता है या खराब हो जाता है तो फिर बरकत नहीं होने देता और घर परिवार के अंदर भी परेशानियां पैदा करता है, हेल्थ संबंधी विकार भी पैदा करता है। तो ये फिर उसके बाद की बात है, ठीक है। ठीक है। तो ऐसा करेंगे, आपके पास किसी के पास ये बना हुआ है क्या? मेरे पास पीपीटी थी पर मुझे अभी मिल नहीं रही है। वर्षफल के प्रताप जी आपके पास वर्षफल की बना हुआ वो मैंने भेजा था, है क्या आपके पास? ग्रुप में अगर शेयर नहीं है अभी? नहीं है सर। वो पुरानी क्लास में मैंने भेजा था। मंजीत जी के पास हो सकता है वो।
चलो कल मैं ढूंढ करके मैं कल भेजता हूँ, कल करवाएंगे फिर वर्षफल। आज जब तक कोई एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, किसी एक वर्ष एग्जाम्पल कुंडली को देख लेते पड़ा है, क्या मैं भेजूं? हैं जी। एक वर्षफल चार्ट मेरे पास पड़ा है, यूट्यूब पर से देखा हुआ है। नहीं, वर्षफल का हम यूट्यूब से नहीं लेंगे, आप ही लोगों से लेंगे, हमारे पास कमी है ही नहीं। नहीं नहीं, वो कुंडली पड़ा। दिखाने वालों की कोई कमी नहीं है हमारे पास। सही कह रहे हैं। पहले मैं वर्षफल को समझाऊंगा, वर्षफल कैसे बनता है, क्योंकि जी जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी कोई हम एग्जाम्पल चार्ट कर सकते हैं, कोई मैं कुंडली ले सकता हूँ और हम डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले हम लोगों को क्या चीज कुंडली के अंदर देखनी चाहिए, जिससे हमें पता चले कि ये चीज। अर्चना जी बताइए। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। मुझे इसके बारे में पूछना था, अगर किसी कुंडली में 8th हाउस में बुध भी हो और शुक्र भी हो, सूर्य भी हो, राहु भी हो, तो फिर कैसा होगा? क्या चीज? देखो अब यहीं से हम शुरू करते हैं जी। प्रश्न कभी भी कंफ्यूजन वाला मत दे, और किसी विद्वान आदमी को तो बिल्कुल मत दे। ठीक है ना, कि क्या होगा, अब वो भी कंफ्यूज, आप भी कंफ्यूज, ना तो आपको पता कि आप क्या पूछना चाह रहे थे। आप तो बहुत कुछ पूछना चाह रहे हो, पर उसको नहीं समझ में आ रहा कि क्या पूछना चाह रहे हैं। इसीलिए बड़ी सटीकता से कि हम बुद्ध के बारे में जानना चाह रहे हैं, हाँ, या इस बुध के बारे कॉम्बिनेशन के बारे में जानना चाह रहे हैं, या क्या होगा। यहाँ पर बहुत कुछ होगा, क्योंकि जब चार ग्रह इकट्ठे बैठे हैं तो बहुत कुछ करेंगे। चारों ग्रहों के ऊपर अपनी अपनी जिम्मेवारियां हैं, चारों घर के ऊपर अपने चारों ग्रहों के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, और सारे के सारे चार भाई अपने अष्टम में आकर के बैठ गए, तो करने में ये बहुत कुछ करेंगे। तो हमें आपने एक अलग बार अलग, हाँ, ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कुंडली से आप क्या ढूंढ रहे हैं, कुंडली में क्या सूत्र पकड़ना चाह रहे हैं। तो आपको जैसे अभी राज जी ने इतना सारा बड़ा सारा लिख दिया, मेरे तो समझ में नहीं आया, किसी के भी समझ में नहीं आएगा। सारी कुंडली लिखने की जरूरत कभी भी नहीं होती है, सिर्फ वन टाइम वन पॉइंट आप डिस्कस करो, यू विल एंजॉय। ये मेरी गारंटी है आप लोगों से। अगर एक साथ बहुत सारी चीजों को करेंगे तो दिक्कत में आएंगे। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, फिर आप बेशक जैसे मर्जी टैकल कर लेना, फिर आप कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज का। तो अर्चना जी, सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पर सबसे बुरा कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। तो राहु ग्रह जो है 8वें भाव में सबसे बुरा माना जाता है, उसे चंडालवत कहा गया है। अब राहु की राहु की खासियत है कि हम तो डूबे सो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। कि हम तो गए सो अष्टम भाव में, अब अष्टम में हम फंसे हैं तो अकेले नहीं है, तुम साथ हो तो तुम सबको ही ले डूबेंगे। अर्थात राहु यहाँ पर अपनी नेगेटिविटी को शुक्र पर भी डालेगा, सूर्य पर भी डाल देगा, और बुध पर भी डाल देगा। पॉइंट समझे? तो इसमें बुध में भी परेशानी, शुक्र में भी परेशानी, सूर्य में भी परेशानी। अब ये शुक्र पर जब अपनी परेशानी डालेगा तो पति पत्नी रिलेशनशिप के ऊपर इफेक्ट आएगा। जब ये बुध ग्रह पर अपनी परेशानी डालेगा तो व्यक्ति गलत इन्वेस्टमेंट भी करेगा, अपना फाइनेंशियल डिसीजन गलत ले सकता है। जब वो सूर्य पर अपनी मुसीबत डालेगा तो उसके मान सम्मान में कमी, या सरकार से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। अचानक से चीजों में घटनाक्रम आए, जीवन में अचानक से घटनाक्रम होते हैं और बहुत तेजी से उतार चढ़ाव होते हैं, कई बार लाइफ में यू टर्न भी आ जाता है। तो ये चार ग्रहों का हैवी हो जाना एक चीज में अच्छा माना जाता है
कि कोई व्यक्ति ज्योतिष सीख रहा है, तंत्र सीख रहा है, मंत्र सीख रहा है, फिलॉसफी सीख रहा है, दर्शन शास्त्र का स्टूडेंट है या रिसर्च कर रहा है, तो उस मैटर में ये चीज मदद मिल सकती है, पर अन्य मामलों में ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। फिर भी वर्ष फल के अंदर इनका फल देखना पड़ेगा कि कहाँ पर ये ग्रह जा रहे हैं। समझ में आ गई बात? जी सर, आपने एक बार बोला था कि अष्टम भाव में 3 से ज्यादा ग्रह हो तो वो स्ट्रांग हो जाता है, तो जैसे Yes. यहाँ पर 4 बैठे हैं ग्रह। जब भी तो मैंने कहा अर्चना जी, एक चीज में पॉजिटिविटी है कि अगर बंदा तंत्र मंत्र सीखे, ज्योतिष सीखे, फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र सीखे, तो ये भाव अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर 4 ग्रह इकट्ठे हो गए हैं। मैंने कहा है एक चीज में बड़ा अच्छा है, वो चीज जो अच्छी बताई है वो अष्टम से आने वाली चीज बताई है। छिपी हुई विद्या को सीखना, ये अष्टम भाव से आता है। वैसे तो जादू का शो, मैजिशियन, या आप जो कहते हैं ना जासूसी नावल पढ़ना या जासूसी करने का शौक या सस्पेंस थ्रिलर देखना, ये सब चीजें इनको बहुत अच्छा बात है, तो ये अच्छी चीजें हैं। और अगर उपाय करेंगे तो फिर कैसे करेंगे गुरुजी? स्टेप बाय स्टेप, अगर सभी को पकड़ लेंगे तो ये आपको पकड़ लेंगे, फिर ये थोड़ी करने देंगे उपाय, बिल्कुल नहीं करने देंगे। एक चीज का ध्यान रखना, जब भी कोई ग्रह आपके लिए ज्यादा हार्मफुल होता है और आप उस ग्रह का डायरेक्ट उपाय करने का प्रयास करते हैं, तो वो ग्रह प्रयास करता है कि आप ये उपाय ही ना कर पाए, तो आपके दिमाग में या तो गलतफहमियां डाल देगा या आपके सामने ऐसी सिचुएशन पैदा कर देगा जिसके कारण आप उपाय करना ही छोड़ दें, उपाय कर ही ना पाए, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा। तो ये 4 ग्रह इकट्ठे हैं, तो इनमें बलाबल बहुत है, तो हमें बड़ी समझदारी से उपाय करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर राहु का इलाज करना है। राहु अगर ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, खास करके ये हेल्थ संबंधी सिचुएशन पैदा कर रहा है, तो रांगा लेकर के जो लेड होता है उसको गहरे पानी में, बहते जल में प्रवाहित करना है। अब वो पानी मैंने 2 शर्त बताई है, एक तो बहता हुआ हो और गहरा पानी, गहराई लिए हुए, नहर नहीं, गहरे पानी के अंदर। अगर आपको ऐसी व्यवस्था मिल जाती है तो आप रांगा उसके अंदर प्रवाहित कर सकते हैं। जैसे दूसरा, समुद्र जौ को जल प्रवाह करना, नारियल जल प्रवाह करना, ये सब चीज इसमें इंक्लूड होता है। दूसरी चीज यहाँ पर है, इलाज जो किया जाएगा वो शुक्र का इलाज करना बहुत जरूरी है। शुक्र का इलाज करते हैं तो हमें गो सेवा, खास करके काली गाय की सेवा, ये हमारे लिए फायदा दे सकती है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमें ये भी देखना होगा उस कुंडली के लिए सबसे अच्छा ग्रह कौन सा है, बाकी ग्रहों को देखना है और देख करके डिसीजन लेना है कि हमारे को और किस ग्रह का उपाय करना है। चारों का एक साथ करने की जरूरत नहीं है, वर्ष फल का से डिसीजन जरूर लेना। फिर भी सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, सूर्य ग्रहण का उपाय सारी जिंदगी करते रहना। हाँ संजीव। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी वो एक दिन का टाइम टेबल भी होता है ना, 8 से 10 इसका टाइम, 10 से 12 इसका टाइम। हाँ, वो आपने नहीं कराया अभी। कोई बात नहीं, करा देंगे। और भी श्रोत्रिय दशा जो होती है इसकी रेड बुक की, क्या 1 से 6 बिल्कुल शनि रहेगा कि टाइम्स के अकॉर्डिंग वो स्टार्ट होगी? देखिए, जो आपको 35 साला चक्कर जो हमने लोगों ने करवाया है, वो जो 1 से 6 शनि है, उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। समझ लो बात को, इन दशा का लॉजिक अगर आप बड़े ध्यान पूर्वक समझेंगे, जिस साल के अंदर जो दशा का पीरियड कहा गया है, वो ग्रह का इम्पैक्ट उसकी लाइफ में बहुत। शनि क्या है? शनि वृद्धा अवस्था का कारक है। नहीं चलो, मेरी हाँ बताइए गलती प्रश्न माफ क्या? गलती माफ हो कि
मैं किसी का सुन रहा था तो उसने कहा था कि अगर 10 से 12 होगा ना तो उस ग्रह की दशा से वो दशा शुरू होगी। नहीं, आपका प्रश्न क्या है? आपने प्रश्न पूछा कि क्या नहीं, 1 से दशा 6 साल, 1 से 6 साल की आयु तक। एक से आवाज कट रही है संजीव। नहीं चलेगा इससे से। संजीव, आवाज ही कट गई है। किसी को और को समझ में आई हो तो स्पष्ट मुझे बताएंगे कोई? चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में हो सकता है नेट ठीक हो जाए तो फिर हम आएंगे। अरुण सर- प्रकाश जी। सर ये संजीव हेलो। जी अरुण जी। नमस्कार हाँ जी, प्रणाम। सर। आपने बताया था कि 8वें राज बताया था कि एक में गढ़ में घड़े में वो शहद या अपना खांड भर लें और उसको दबा दें। एक बार करना है, ये 45 दिन तक? नहीं 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 नहीं, एक बार करना होता है, वन टाइम, वन टाइम। थैंक यू। और उसमें भी हमें देखना होता है कि क्या सिचुएशन बन रही है, कोई बीमारी ज्यादा स्ट्रोंग तो नहीं है। अगर ज्यादा बीमारी स्ट्रोंग हो जाएगी तो फिर हमें देखना होगा कि ये प्रॉब्लम मंगल ग्रह से आ रही है कि बुध ग्रह से आ रही है। अगर बुध ग्रह ज्यादा खराब हो रहा हो, क्योंकि जो मिट्टी की हांडी होती है ये बुध ग्रह का प्रतीक है, खाली मिट्टी की हांडी, और हमने उसमें मंगल की चीज यानी कि शहद भर दिया है, तो एक प्रकार से उसको दोनों को, मंगल और बुध के असर को हम डाउन कर रहे हैं। तो ये बीमारी की हालात में किया जाने वाला प्रयोग है। धन्यवाद, थैंक यू। हाँ वरुशली जी, आज इंटरनेट ही गड़बड़। जी सर, मुझे ये पूछना था कि जैसे बुध और चंद्र 8वें में है और 12वें में गुरु होंगे, तो बुध और चंद्र को क्या गुरु अपनी मदद देंगे? क्योंकि वो उससे तो वो 5वें में हो गए, तो नहीं, इसको पहली बात आध्यात्मिक तो दृष्टिकोण से समझिए, एक कैसे मिनट, देखोगे? आपने कहा है बुध और चंद्र 8वें में है और गुरु जी, आपके 12वें में, आप ये कह रहे हैं? 12वें में। जी, आप तो इसको गुरु से आध्यात्मिक के कैसे, दृष्टिकोण से कैसे देखेंगे? कैसे मदद मिलेगी? गुरु से कैसे मदद मिलेगी? कौन सी दृष्टि से देख रहे हैं आप? वो हम 5वें भाव में वो मदद मिलती है, कहते हैं ना, वो मदद का घर होता है। अच्छा, उस तरीके से। हाँ, जी, 5वां भाव मदद का घर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो मदद पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करता ही करता है। फिर आप दृष्टि मत बोलो, आपने कहा दृष्टि। नहीं, अध्यात्म के दृष्टिकोण से बोल रहे हो सर। अच्छा, सर, अध्यात्म के अध्यात्म के दृष्टिकोण से? से वो व्यक्ति नहीं के नहीं लिए नहीं, कैसे होगा? हाँ, वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण एक अलग तरीके से देखना होगा। अभी तो आपका प्रश्न ये अच्छा। बनता है कि अगर बुध और चंद्र 8वें में बैठे हैं और गुरु 12वें में बैठा है, क्योंकि वो अपने से 5वें में बैठा है, तो वो क्या मददगार ग्रह कहलाएगा? तो मैं कहूंगा हाँ, वो मददगार ग्रह कहलाएगा, तो उसको मदद पहुंचाने का कार्य कर सकता है। रही बात अध्यात्म के दृष्टिकोण से, तो गुरु के 12वें को ही देखना पड़ेगा। गुरु अगर 12वें भाव में हो तो उसे लाल किताब ने कहा है पीपल का हरा दरख्त, पीपल का हरा दरख्त और पीतल। ये भाई किसी ने पीछे गीत चला दिए। भरत जी, आपके पीछे गाने चल रहे थे और आपने ऑन कर दिया। अरे अरे आ गया। ऑन मत करो, ऑन मत करो, बिना ऑन करे भी सुनाई देगा मेरा। अच्छा क्या अच्छा। आप, नहीं तो सबको आपके पीछे वाला सुनाई दे रहा है। सर फिर से बताइए ना, पीपल का क्या, समझ में नहीं आया। गुरु 12वें भाव में हो तो लाल किताब ने उसे पीपल का हरा दरख्त, दरख्त मैंने पेड़, पेड़ कहा है, हरे रंग का पेड़, हरा कहूंगा, अच्छा मजबूत जवान पीपल है। एक होता है जैसे 10वें भाव के बृहस्पति को सूखा पीपल कहा है, तो 12वें को हरा पीपल का पेड़ कहा है। और पीतल, यहाँ पर बृहस्पति जैसे सोना होता है, तो 12वें का बृहस्पति को पीतल की तरह कहा है। 12वें भाव का बृहस्पति राह चलते आदमी की मदद करता है, तो उसके अंदर 12वें के बारे में कुछ शर्तें हैं। यदि वो व्यक्ति राह चलते आदमी की मदद करे, समाधि में रहे यानी कि मेडिटेशन करने वाला हो,
ज्ञान के मार्ग पे चलता हो, माया को लात मार के चलता हो, यानी कि माया की परवाह ना करे, साधु प्रकृति में रहे, तो उस व्यक्ति में आशीर्वाद और श्राप दोनों देने की शक्ति होती है। आशीर्वाद देने का इतना सामर्थ्य होता है कि बे औलाद को भी आशीर्वाद दे दे तो उसको औलाद हो जाएगी, और अगर उसको कोई सताएगा तो वो खुद ब खुद बर्बाद हो जाता है। ध्यान रखें, अगर आपका दुश्मन ऐसा है जिसका गुरु 12वें में बैठा है तो उसको सताओ मत, दिक्कत में आ जाए। पर ये एक ही मामले में चीज कामयाब होगी, अगर वो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा तो। अगर जिसका बृहस्पति 12वें में है वो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है, साधु प्रवृत्ति नहीं है, बेईमान प्रकृति का है, तो फिर ये शर्त लागू नहीं होती, ना आशीर्वाद देने की ताकत रहती, ना श्राप की ताकत रहती है, फिर वो चीज नहीं रहती। हाँ, 12वें भाव का बृहस्पति इंसान को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आगे तक पहुंचाने का कार्य करता है, पर नियम शर्तें लागू। अगर वो लालच करेगा तो फिर बात नहीं बनेगी। समझ गए? थैंक यू सर। हाँ मोनिका जी। जी सर, प्रणाम। प्रणाम। सर, सूर्य ग्रहण का जैसे परमानेंट सूर्य ग्रहण जो लगा हुआ रहता है कुंडली में, उसका परमानेंट इलाज क्या है, हमेशा जो किया जा सके हर साल? कोई ऐसी बीमारी बताएं जिसका परमानेंट कोई दवा हो। नहीं सर, हमारे पास भी बहुत फोन आते हैं, परमानेंट इलाज बताओ। परमानेंट इलाज का मतलब मेरा जो हर साल हम करते रहे, मतलब क्योंकि इसमें जैसे तो ये जो सूर्य ग्रहण से ग्रसित है, तो इसका हर साल हम कौन सा उपाय जो हमें करते रहना चाहिए समय समय पर, वो क्या करें? बीमारी और जीवन की जंग, इसका परमानेंट इलाज किसी के पास नहीं है। परमानेंट इलाज भगवान से राम और कृष्ण जी के पास भी नहीं था। भगवान राम आगे चलते गए, राक्षस मिलते गए, है ना? नहीं तो ऐसे ही हमारा जीवन है। इसी प्रकार से ग्रहण किसी की कुंडली में हो तो दो उपाय परमानेंटली करने चाहिए। हम मोनिका जी आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ, आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ जी, क्योंकि ग्रहण तो हर साल विशेष। अरे मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ, चिंता मत कीजिए जी। सबसे पहला उपाय तो ये है कि उसे अपने वजन के बराबर के 7 प्रकार के अनाज तुला दान विधि से जब भी सूर्य ग्रहण लगे तो दान करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के बाद? सूर्य ग्रहण के समय में। अच्छा। हाँ, उसमें शुद्ध देसी घी 1 किलो ले ले, थोड़ा सा गोल्ड ले ले, ये चीजें दान करनी चाहिए। दूसरी चीज, उन्हें हमेशा सवितुर मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। सवितुर मंत्र, गायत्री मंत्र? नहीं, गायत्री मंत्र को ही सवितुर मंत्र कहा जाता है। गायत्री मंत्र ब्राह्मण के लिए, जो हम गायत्री मंत्र गाते हैं, कहते हैं ये ब्राह्मण के लिए होती है। जो सवितुर मंत्र है, जो सूर्य मंत्र क्षत्रिय के लिए होता है। गायत्री है, गायत्री में अलग अलग भेद है, पर सवितुर मंत्र का जाप जब कहा गया है तो जो सूर्य का वैदिक मंत्र है वो ही सवितुर मंत्र है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। और वही गायत्री मंत्र है, वही सूर्य का मंत्र ही गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र ही सूर्य मंत्र है। जी। अगर हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो एक प्रकार से हम सूर्य मंत्र का ही जाप कर रहे हैं। जी, थैंक यू सर। सर ये तो चंद्र ग्रहण के लिए हुआ, सूर्य ग्रहण के लिए हुआ, चंद्र ग्रहण के लिए सेम चीज है। चंद्र ग्रहण के लिए चंद्रमा का मंत्र चलेगा और जो है यही तुलादान विधि से तुलादान होगा। ग्रहण के समय में ये करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण कुंडली में कहीं भी लगा हो। सूर्य ग्रहण शरीर को दोष देता है, चंद्र ग्रहण मन को बीमारियां देता है। सूर्य ग्रहण शरीर में बीमारी देता है, चंद्र ग्रहण मन को बीमारी देता है। तो ये दोनों का काम है बीमारी देने का। सर आपने कहा कि सोना दान करना है ना? जी। सूर्य ग्रहण में, तो चंद्र ग्रहण में फिर चांदी दान करना चाहिए? नहीं, सोना।
चंद्र ग्रहण में भी सोना। ग्रहण काल में दोनों में ही गोल्ड का दान। ओके सर, थैंक यू। चलिए, हाँ ईशान बोलो। मुझे बुध छठे वाले गुरु या चंद्रमा के साथ बैठा होगा तो बुध कैसा इफेक्ट देगा इस कंजंक्शन में? आवाज नहीं समझ पा रहा ईशान। हाँ, बुध छठे वाले घर में चंद्रमा हाँ। और गुरु के साथ बैठा है तो बुध का इफेक्ट कैसा होगा? बुध का इफेक्ट कैसा होगा ये कैलकुलेट करके देखो। छठे भाव में बुध होगा गुरु के साथ, चंद्रमा के साथ, तो कैसा होगा? वो तो अपनी हाउस में नेगेटिव देगा, नेगेटिव रिजल्ट देगी या बताओ कैसा होगा? अभी तो आप लोगों ने इतना पढ़ा है, कैलकुलेट करो, बड़ा आसान है। देखो, घबराया मत करो। पहले तो जो है, मैं इसीलिए कहता हूँ आप एक साथ सबको पकड़ने की कोशिश करते हैं और सब कुछ हाथ में से छूट जाता है। एक साथ पकड़ने की कोशिश, एक एक ग्रह को पकड़ लो कि बुध छठे में है तो क्या होगा, गुरु छठे में है तो क्या होगा, चंद्रमा छठे में है तो क्या होगा। तीनों को अलग अलग करके देखें, फिर तीनों को मिक्स करके देखें, उससे हमें समझ में आएगा। पहली बात तो छठे के अंदर कोई भी बैठा है, चाहे वो बुध बैठा है, चाहे गुरु बैठा है, चाहे चंद्रमा बैठा है, कोई अच्छी बात नहीं है। लाल किताब कहती है कि छठे का बुध उच्च के समान फल देगा, पर जब वो अकेला बैठा होगा। यहाँ पर गुरु भी साथ बैठा है, चंद्रमा भी साथ बैठा है। अब देखो, गुरु चंद्रमा उसके मित्र हैं के शत्रु हैं? तो हम कहेंगे ये तो शत्रु हैं, ना तो उसकी चंद्रमा से बनती ना उसकी गुरु से बनती। तो बुध तो बेचारा वैसे कमजोर, फंस गया, वैसे ही दो शत्रु ग्रहों के बीच में फंस गया। चंद्रमा को कैलकुलेट करोगे तो चंद्रमा तो खुद अच्छा नहीं है छठे भाव के अंदर। गुरु को देखोगे तो गुरु भी खुद भी अच्छा नहीं है, तो आ गया रिजल्ट। अब एकदम से मिक्स करोगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी, तो कंफ्यूजन में चले जाओगे, है ना। हाँ खेमचंद। नमस्ते सर। सर वैसे 2-3 प्रश्न थे छोटे छोटे। अभी जो वृषुली मैम का क्वेश्चन था उसमें 12th हाउस 8th हाउस को सपोर्ट करेगा दृष्टि से 25%। सबसे पहले प्रश्न उनका ये था कि 8वें में बैठा हुआ ग्रह से आगे 5 नंबर गिनेंगे तो 12वां भाव आएगा, वहां गुरु बैठा है। तो गुरु 5वें में अपने से कोई भी 5वें में बैठा हुआ ग्रह वो मदद का ग्रह होता है, और 9वां बुनियाद का ग्रह होता है। तो 5वें में जब बैठेगा तो उसको मदद पहुंचाएगा, वहां दृष्टि की बात ही नहीं हो रही। राइट। नहीं, आपने उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया था ना कि दृष्टि कौन से देखें, तो मैं वैसे पूछ रहा हूँ जनरल में कि 12th मेरे हाउस भाई वो आवाज क्लियर नहीं आई थी खेमचंद। अच्छा, मुझे लगा वो कह रही है दृष्टि पड़ रही है, तो मैं समझ ही नहीं पाया कहाँ से दृष्टि पड़ रही है। तो वैसे तो उन्होंने 25% कहा तो मैं पड़ेगी ना। आध्यात्मिक दृष्टिकोण की बात कर रही हूँ, तब ठीक मुझे है। क्लियर हो। वो आध्यात्मिक शब्द तो मुझे सुनाई नहीं दिया, और दृष्टिकोण सुनाई दी, तो दृष्टि सुनाई दिया, तो मैं कंफ्यूज हो गया था कि दृष्टि कहाँ से, किसकी बात कर रहे हैं, कौन सी दृष्टि की बात कर रहे हैं। ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे 8th हाउस में मरकरी है, उसके साथ वीनस भी है, आपने उपाय दिया था मंगल को बल देने का, वो घड़े के अंदर शहद या खांड। तो अगर उसके साथ बुध शुक्र भी है बुध के साथ, तो क्या ये वाला उपाय कर सकते हैं उस केस में भी? एक चीज और थी, एक क्लॉज और था इसमें सर, कि जैसे कहते हैं अपने से 9th उसका वो रहता है बुनियाद, तो 9th हाउस 8th हाउस से 9th हाउस 4th हाउस हो गया, उसके अंदर सैटर्न और मार्स है, तो वो अब कारक भी 8th हाउस के वही है, सैटर्न और मार्स। जब अपने से 5वें देखते हैं खेमचंद, तो मित्र शत्रु नहीं देखेंगे, पर बुनियाद में मित्र शत्रु जरूर देखा जाता है। अगर हम वहां पर चौथे भाव में शनि ग्रह बैठा है, और दूसरा कौन सा बिठाया, मंगल। हाँ, क्योंकि मंगल 8वें बैठा के दोनों हुआ है ना, 8वें के शनि और मंगल अब दोनों है। हमें दोनों को अलग अलग पकड़ के देखना है। अगर हम बुध के रेफरेंस में देखते हैं कि बुध 8वें में है और चौथे के अंदर शनि बैठा है और मंगल बैठा है, तो शनि की जो बुनियाद होगी वो अच्छी बुनियाद होगी, चालाकी की बुनियाद होगी, वो बुध को चालाकी प्रदान करेगा।
परंतु मंगल यहाँ पर गुस्सा, क्रोध, ईगो, ये चीज बुध की जड़ को खराब करेगा। जड़ का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि उसके अंदरूनी रूप से कमजोरियां पैदा करेगा। यानी व्यक्ति चालाक प्रवृत्ति का तो होगा, पर गुस्से में कई बार अपना काम बिगाड़। इसका मतलब इतना हुआ। अगर यहाँ मंगल नहीं होता तो ये फिर बुध के लिए तो बेनिफिशियल था ही था, शुक्र के लिए भी बहुत बेनिफिशियल हो जाता, दोनों का यार हो क्योंकि गया। शनि जो है शुक्र को भी मदद पहुंचाने का काम करता है, दोनों आपस में मित्र हैं। तो बुनियाद बुध और शुक्र की, अगर अकेला शनि होता तो बहुत मददगार हो जाता, क्योंकि वो बुनियाद को मजबूत करने का काम कर रहा है शनि, पर मंगल यहाँ पर डेंट मारने का काम कर रहा है। तो ऐसे में हम कहेंगे अगर हमें बुध और शुक्र को ताकत देनी है तो मंगल को का उपाय करना पड़ेगा, और वो आपने बताया। हाँ, मंगल का उपाय करना पड़ेगा। कंटिन्यूटी के रूप में हनुमान जी को भोग लगा करके गरीबों में बांटना मंगलवार की मंगलवार, ये जरूरी हो जाएगा, नहीं तो घर गृहस्थी के लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि बुध शुक्र अगर इकट्ठे 8वें में बैठे हैं तो ये घर गृहस्थी के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ओके सर, थैंक यू सर। सर एक छोटा सा क्वेश्चन और था इसी के साथ, जो अभी आपने हमें वर्चफल पढ़ाया नहीं है मगर वैसे पूछ रहा हूँ, ये नेटल चार्ट में ये हुआ, किसी ने इसको कर लिया, वर्चफल में वो चीज बुध और शुक्र कहीं पे भी गए क्योंकि इकट्ठे मूव करेंगे, तो उसको हर बार ये उपाय करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर भी, या मतलब कि एक बार करा नेट? वर्षफल का नियम ये है, अगर आपका कोई ग्रह बर्थ चार्ट में बेकार बैठा है, खराब बैठा है, पर वर्षफल में अगर वो अच्छी जगह पर आ गया तो वो आपको बेनिफिट देगा। ओके। अगर वो खराब नहीं, अच्छा ग्रह कोई भी आपका नेटल चार्ट में बैठा है पर वो वर्षफल में खराब जगह पर आ गया तो वो खराब रिजल्ट देगा। दूसरा, जैसे कोई 8वें भाव में बैठा है ग्रह पहले से ही, जैसे आपके बुध और शुक्र है, और वो घूमते घुमाते फिर 8वें में आ गए, तो ये सिचुएशन बड़ी गड़बड़ साबित हो सकती है। ठीक है। तो उस साल जो है बड़ी समस्या हो सकती है, फैटल रिजल्ट्स हो सकते हैं ना। तो हाँ, उस समय बड़ा समस्या हो। तो वर्ष फल के कुछ नियम है, वो मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा। आज मेरे पास वो वर्ष फल का पीपीटी मुझे अभी मिली नहीं, मैं अलाइनमेंट करना भूल सर। अगर आपको वो पेपर चाहिए जिसके अंदर वो बनाने का रहता है कि कौन सी ईयर में कौन कहाँ जाएगा, तो वो बुक के अंदर अगर आपको, तो उसकी फोटो खींच के मैं ग्रुप में डाल सकता हूँ। हाँ, वो पीपीटी बना रखी है हम लोगों ने, पिछली क्लास में मैंने दी थी। अभी मेरा फोन अभी 2-3 दिन पहले गिर के टूट गया था, तो मैंने नया फोन लिया है, तो डाटा सारा पुराने में रह गया, वो कैसे शिफ्ट होगा वो मुझे आ नहीं रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वो नहीं तो मैं डाल दूंगा। चलो कल मैं व्यवस्था कराऊंगा, हमारे सिस्टम में तो पड़ा हुआ है। थैंक यू सर। हाँ राहुल बताओ। सर नमस्कार। हेलो, बोलो राहुल। सर आवाज आ रही है आपको? अच्छा हाँ ठीक है। मैं ये कह रहा था सर, जैसे बुध आपने बताया, एक तो 9वें भाव में बताया आपने और एक बताया 12वें भाव में, कि इसमें मतलब बिजनेस नहीं करना चाहिए या व्यापार की तरफ ना जाके उसको अवॉइड करना चाहिए। तो इसके साथ में अगर जैसे आपने बोला कि साथी इसका कोई ग्रह हो तो वो ठीक रहता है, तो पिछली क्लास में शायद आपने बताया था कि सूर्य भी इसका साथी होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें मतलब सूर्य और बुध इसमें जैसे 12वें में अगर हो तो कैसे रहेगा सर फिर उसमें? ठीक रहता है? सूर्य भी खराब हो जाता है राहुल, और बुध तो है ही खराब। हाँ, है ना। साथी ग्रह का मतलब ये समझो कि बुध को एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। हाँ, अब सूर्य की सपोर्ट तो आ गई, पर सूर्य खुद 12वें में खराब हो जाता है। हाँ, अब जो खुद खराब है वो दूसरे को सपोर्ट कितनी दे पाए, हम समझे कि नहीं समझे? ये चीज। हाँ, बुध के साथ शुक्र होता तो जब भी समझ में आता है कुछ, हाँ, क्योंकि शुक्र तो 12वें में उच्च का माना जाता है, तो कम से कम उसके हालात तो खराब नहीं माने जाते, तो वो तो बुध को मदद दे सकता है। पर सूर्य क्या मदद देगा? सूर्य नवम में जरूर बुध का साथ अच्छा देता है। सूर्य बुध अगर नवम में हो जाएंगे तो फिर बहुत अच्छा योग, फिर वो बढ़िया अच्छा।
सर एक चीज और पूछनी थी मेरे को कि वैदिक में भी जैसे बताते हैं कि क्या नाम है अपना 12वें में भी बुध नीच का होता है और इसमें भी बुध नीच का होता है। तो वैदिक में तो कंसेप्ट ये कहते हैं कि भाई अगर नीच का कोई ग्रह हो तो उसका रत्न धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा है राहुल, जितना वैदिक ज्योतिष को देखने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ मैंने शुरू में ही बताया था, वैदिक और लाल किताब में अमूल चूल बहुत बड़ा हिसाब किताब है। देखने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें बुध को 12वें भाव में नीच राशि से नहीं देखा जाता। अच्छा। में देखा जाता है कि ये किस भाव का स्वामी है, सिंपल, ठीक है ना। अच्छा तो उसको देखने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है और लाल किताब उसको बिल्कुल अलग नजरिए से, हाँ रिजल्ट सेम आता है, वो बात अलग है। तो रत्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो रत्न पन्ना लाल मेरे किताब भाई में भी ठीक राहुल, है। ऐसे ऐसे मत घूम, ऐसे ऐसे मत घूम, मेरा भी दिमाग घूम जाएगा। रतन पे पहुंच गया, फिर कहाँ पहुंच जाएगा, ऐसे कंटिन्यूटी रहेगी, झगड़ा हो जाएगा। है हाँ मन बताओ भाई। सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे सर हम गले में कोई माला माला पहनते हैं गोल दाने वाली, जैसे तुलसी माला या रुद्राक्ष की माला, तो उसका वाइब्रेशन हमारे फर्स्ट हाउस में आता है बुध के रूप में। तो सर इस केस में अगर लगन में हमारे सूर्य शनि या सूर्य शुक्र बैठे हैं, तो क्या वो माला पहनने से उसका वाइब्रेशन बुध वाला हमें फीलिंग होगा जो उसका असर को कम कर सके दोनों की? देखिए अगर गुरु ग्रह 12वें में है या गुरु ग्रह आपका दूसरे में है, 9वें में है, 5वें में है, विशेष करके 12वें में, तो गले में गोल माला नहीं पहननी है, नहीं तो बुध का असर पैदा हो जाएगा और उससे बृहस्पति को नुकसान होने के चांस बढ़ जाते हैं। समझ गए बात? हाँ। तो सर जी इस कंडीशन में रुद्राक्ष भी नहीं पढ़ सकते? नहीं? अरे ईशान, हाँ नहीं पहन सकते, नहीं पहन। मैं रुद्राक्ष को रिकमेंड नहीं करता हूँ ईशान, जो है मैं खुद ही माला नहीं पहनता हूँ, मैं आपको क्या बता दूं, ठीक है ना। मेरा मानना कुछ अलग है। माला बिल्कुल इनिशियल स्टेज के लिए होता है, जब आदमी बिल्कुल नया नया विद्यार्थी जैसे आता है ना, उसको ABCD लिखना सिखाते हैं, ऐसे जब कोई अध्यात्म में एंट्री लेता है तो उसके हाथ में माला पकड़ा देते थे पहले गुरुजन, कि माला से उसका थोड़ा सा मन टिकने लग जाए। वो माला के बहाने पे फेरना है तो थोड़ा टिक जाए, नहीं तो क्या वो 10-15 बार फेर मंत्र बोलेगा, फिर ध्यान कहीं और चला जाएगा और बैठ फूट के निकल लेगा टाइम पास करके। तो इसलिए माला हाथ में दे देते थे ताकि वो दिमाग में रहे कि माला चल रही है। तो फोकस बनाने के लिए, आपकी चेतना को बहुत आपके करीब लाने के लिए, फोकस बनाने के लिए सब करते थे। पर जब स्तर ऊपर बढ़ता चला जाता है तो माला छूट जानी चाहिए, ठीक है। तो माला पहनने का मामला मेरा थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करता। तो सर इस केस में अगर लगन में सूर्य शुक्र या सूर्य शनि है तो बुध की सपोर्ट किस तरह की दी जाएगी फिर? देखो ये अलग अलग प्रश्न है, अब ये तो बहुत वो पूरा कुंडली विश्लेषण की बात है। जब अपन विश्लेषण करेंगे तो अपन प्रश्न रखेंगे, है ना। कोई सूत्र की बात हो तो करो, है ना। या सर और चलते हैं। अष्टगंध का तिलक भी सर बुध के लिए बोलते हैं, बुध के लिए लगाते हैं। अष्टगंध का तिलक, और उसमें बुध कहाँ से आ गए? अष्टगंध में तो 8 तरह की गंध हो गई। ठीक है सर। सर कल वाली क्लास का क्वेश्चन बताया मेरा सर, हाँ, आपने कल बताया था कि बुध का बेर निकालते हुए अगर रिमाइंडर जो शेषफल 0 बचता है तो हम नोवा हम कंसिडर करते हैं कि नोवा घर माना जाएगा, वो यानी जो बृहस्पति का घर है। तो सर बाकी सर हर केस में हम नंबर से कंसिडर करें तो ग्रहबल का नंबर है। अमन, मैंने समझाने का प्रयास कुछ और किया था। नवम भाव ब्रह्म स्थान है, जैसे हमारे घर का ब्रह्म स्थान होता है, कुंडली का ब्रह्म स्थान 9वां भाव है। उसको हमने ये कहा था कि जैसे बुध ग्रह को ऐसे मानो कि जैसे वो 9वें भाव में बैठा हुआ है। अब 9वें भाव में जब बुध बैठेगा तो क्या होगा वहां पर? वो बृहस्पति को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। समझ आई बात को? तो एक समझाने का एक तरीका था, ठीक है। फिर भी नहीं सर मेरा क्वेश्चन ये था कि रिमाइंडर से 0 बचने को उसको नो माना जाता है। सर रिमाइंडर अगर 0 बचता है, शेषफल जो 0 बचता है उसको नो मान सकते हैं उसको हम। हाँ सर 9 नंबर सर सूर्य का नंबर है ग्रहबल में।
तो हम उसको सूर्य क्यों नहीं कंसिडर कर रहे? नहीं, 9 नंबर वो, अरे वो नंबर अलग है, ग्रह के नंबर अलग है, ये भाव की बात बता रहा हूँ। ये 9वें भाव की बात है, उसको बलाबल से मत जोड़ो। ऐसे तो केतु का नंबर 1 है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि केतु पहले भाव में मानेंगे। केतु तो कहीं भी हो सकता है। सर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया एक्चुअली। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सर बुध का भेद निकालते हुए जो शेष पर नंबर बचता है, हम उसको मैं तुम्हारी बात को समझ गया हूँ, मैं तुम्हारी बात को समझ गया हूँ, मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहे तो हम एक बार इस टॉपिक को फिर जब कभी कोई एग्जाम्पल कुंडली लेंगे उसके साथ ले लेंगे, और इसका जीरो वाले से ही ले लेंगे। ठीक है? तो मुझे लगता है मुझे वो एग्जाम्पल का करा करके ही समझा पाऊंगा, नहीं समझा नहीं पाऊंगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। बाकी मिलते हैं व्हाट्सएप पर।